नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रामजस सेन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य रामजस सेन में। साथियों, जैसा कि आपको ध्यान में है, रीट और उसके समकक्ष जितनी भी परीक्षाएं होती है और सेकंड ग्रेड, इन सभी भर्तियों के लिए हम संस्कृत शिक्षण से संबंधित टॉपिक देख रहे थे साथियों। और संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत हमने शिक्षण सूत्र देख लिए हैं, शिक्षण सिद्धांत देख लिए हैं। उसके पश्चात साथियों, आज की इस तीसरी कक्षा में आप सभी का मैं संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य प्रकरण को लेकर आपका सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करूं अथवा अपना प्रकरण शुरू करूं, उससे पहले एक आग्रह करता हूं कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल आचार्य रामजस सेन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गया एक लाल बटन है साथियों, उस लाल बटन को दबाइए और हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण कीजिए। और पास में एक बेल आइकन आएगा साथियों, घंटी का बटन आएगा, उस घंटी के बटन को भी आप तुरंत दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिलती रहे साथियों। तो आइए हम अपने विषय वस्तु की ओर प्रस्थान करते हैं साथियों। तो आज का जो हमारा विषय है साथियों, वो प्रकरण है संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। क्या है साथियों? संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। और उद्देश्य का नाम आते ही एक शब्द आपके दिमाग में आ जाता है साथियों, लक्ष्य। तो यानी लक्ष्य और उद्देश्य क्या होता है साथियों? तो ये दोनों साथियों समान नहीं होते हैं, ये होते हैं साथियों अलग अलग होते हैं। लक्ष्य हमेशा बड़ा होता है साथियों और उद्देश्य हमेशा छोटा होता है। तो उद्देश्य और लक्ष्य में अगर मैं सबसे बड़ा अंतर आपको समझाऊं तो जैसे कि माना कि आपका लक्ष्य है नौकरी प्राप्त करना, ये आपका लक्ष्य है जीवन का। और इसके लिए आपको विभिन्न उद्देश्यों से गुजरना पड़ेगा। 10वीं पास करनी पड़ेगी, 12वीं पास करनी पड़ेगी, बीए करना पड़ेगा, बीएससी बीकॉम आदि करना पड़ेगा, उसके पश्चात बीएड करना पड़ेगा और उसके पश्चात फिर कंपटीशन एग्जाम दे करके उसमें फाइट होने के बाद आप नौकरी को प्राप्त करोगे। तो यानी हमेशा जो लक्ष्य होता है साथियों वो बड़ा होता है और उद्देश्य हमेशा छोटा होता है। हमेशा उद्देश्यों की सहायता से लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है साथियों। तो मेरे ख्याल से उद्देश्य और लक्ष्य आपको स्पष्ट हो गया होगा साथियों। तो अब हम बात करते हैं अपने विषय वस्तु की। तो उद्देश्य जो शब्द है साथियों, उसमें उद उपसर्ग है, दिस धातु है और ऋण्यत प्रत्यय है और पद बनता है साथियों उद्देश्य बनता है। यानी जिसका अर्थ क्या होता है, इसका व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ देखें तो यानी कार्य को दिशा या निर्देश प्रदान करना ही क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। अब साथियों NCERT द्वारा एक परिभाषा दी गई है उद्देश्य की, उस परिभाषा को हम देख लेते हैं साथियों। वो परिभाषा क्या कह रही है? तो NCERT द्वारा एक परिभाषा दी गई है कि उद्देश्य वह बिंदु है, उद्देश्य वह बिंदु अथवा अभिष्ट है, यानी उसको प्राप्त करना है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है। यानी उद्देश्य वह बिंदु है, वह अभिष्ट है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है। अथवा एक और परिभाषा है साथियों, वो क्या है कि उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है, उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिससे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो साथियों ये आपको उद्देश्य ध्यान में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, हालांकि ये जो परिभाषा है साथियों, ये परिभाषा केवल आपके समझने के लिए है। परीक्षाओं में आपके कोई सा भी ये प्रकार का प्रश्न आपको परिभाषाओं से संबंधित नहीं देखने को मिलेगा और नहीं आएगा। तो ये केवल जो दो परिभाषाएं बताई मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। अतः अब हम आगे प्रस्थान करते हैं साथियों। ये क्या कह रहा है कि उपर्युक्त परिभाषाओं के अनुसार उद्देश्य के 3 बिंदु आते हैं। और वो 3 बिंदु कौन कौन से आते हैं? एक तो दिशा है, एक व्यवस्था में परिवर्तन है और एक क्रिया। ये 3 चीजें होती है उद्देश्य में। तो ये 3 चीजें मौलिक रूप से निकल करके सामने आती है। अब हम बात करते हैं साथियों कि संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों का जब हम निर्धारण करेंगे तो साथियों उसमें क्या बिंदु हमें ध्यान में रखना होता है? तो संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों के निर्धारण में ध्यातव्य बिंदु हमें कौन कौन से बिंदु ध्यान में रखने हैं साथियों, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखनी है विद्यालय की प्रकृति, अर्थात विद्यालय की प्रकृति कैसी है, उसका वातावरण कैसा है। तो देखो, संस्कृत माध्यम का विद्यालय है अथवा वो आधुनिक विद्यालय है। अगर संस्कृत माध्यम का विद्यालय है तो वहाँ साथियों कक्षा 3 से संस्कृत पढ़ाई जाती है अथवा कक्षा प्रथमा से भी संस्कृत पढ़ाई
जाती है। जबकि जो आधुनिक पद्धति के विद्यालय हैं साथियों, उनमें कक्षा 6 से संस्कृत शुरू होती है साथियों। कक्षा 5 से पहले उसमें संस्कृत नहीं होती और कक्षा 5 में भी नहीं होती। 5 से ऊपर जो कक्षाएं होती है वहां से संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान शुरू होता है साथियों। तो हमें सबसे पहले तो संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारण करते समय सर्वप्रथम हमें संस्कृत जो विद्यालय है उस विद्यालय की प्रकृति का हमें निर्धारण कर लेना है कि कौन सी प्रकृति का विद्यालय है। उसके बाद जो हमें देखना है साथियों, वो देखना होता है कक्षा का स्तर, यानी जिस कक्षा के लिए हम उद्देश्य निर्धारण कर रहे हैं साथियों संस्कृत शिक्षण में, उस कक्षा का स्तर कैसा है। यानी परंपरागत विद्यालयों में तो कक्षा 3 से प्रारंभ होती है तो वो उस कक्षा का स्तर देखेंगे, जबकि आधुनिक विद्यालयों में कक्षा 6 से प्रारंभ हो रही है तो उसका स्तर हम देखेंगे। यानी कक्षा का स्तर भी हमें देखना है। उसके पश्चात साथियों विधा के अनुसार, अर्थात विधा कौन सी पढ़ा रहे हैं हम बालकों को, गद्य रचना पढ़ा रहे हैं, पद्य रचना पढ़ा रहे हैं अथवा व्याकरण आदि की का ज्ञान करवा रहे हैं, तो साथियों वो विधा कौन सी है उसके अनुसार भी हमें उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। क्योंकि गद्य का उद्देश्य अलग होते हैं, पद्य शिक्षण के उद्देश्य अलग होते हैं और व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य अलग होते हैं साथियों। तो हमें कौन सी शिक्षण करवाना है तो उसके हिसाब से हम उद्देश्य निर्धारित करें। तो साथियों उद्देश्य निर्धारित तो आपको ध्यान में आ गया है कि कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ये भी यहाँ से भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से कोई प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आने वाला, केवल आपके समझने के लिए मैंने बताया। अब आगे बात करते हैं साथियों। अब देखो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो साथियों B.S. ब्लूम एक वैज्ञानिक हुए थे, B.S. ब्लूम। और B.S. ब्लूम जिन्होंने संज्ञानात्मक जो एक सिद्धांत है वो दिया था साथियों। तो B.S. ब्लूम और उनके कुछ सहयोगी थे साथियों, उन सहयोगियों ने शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया है और उन्होंने 3 शिक्षण के उद्देश्य बताए हैं। कितने उद्देश्य बताए साथियों? 3 शिक्षण के उद्देश्य बताए हैं। और वो 3 शिक्षण के कौन कौन से प्रमुख उद्देश्य हैं? संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, भावात्मक पक्ष के उद्देश्य और क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य। तो साथियों इनके बारे में हम लघु रूप में देख लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मनोविज्ञान का बिंदु है। तो ये संस्कृत से संबंधित नहीं होकर सभी विषयों से संबंधित है, तो ये सामान्य चीज है साथियों। तो इसके बारे में हम लघु रूप में देख लेते हैं। तो देखो B.S. ब्लूम और उसके जो सहयोगी थे उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया। कितने प्रकार से किया? 3 प्रकार से, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इसी को मनोगत्यात्मक और क्रियात्मक मनोपेशीय पक्ष भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष जो दिया गया था वो बिल्कुल उनके कोई सहयोगियों का हाथ नहीं था साथियों, ये केवल डॉक्टर B.S. ब्लूम द्वारा ही दिया गया था। और ये जो संज्ञानात्मक पक्ष दिया गया था वो 1956 में अंतर्गत दिया था। इसके अंतर्गत क्या होता है, संज्ञानात्मक पक्ष को उन्होंने 6 बिंदुओं में बांटा है साथियों। और 6 बिंदुओं में क्या बांटा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ संज्ञान का अर्थ क्या होता है। यानी ज्ञान का मतलब होता है जानना। ज्ञान का मतलब क्या है? जानना। यानी सर्वप्रथम बालक क्या करता है, किसी विषय वस्तु को जानता है, उसके बाद समझता है। तो यानी संज्ञानात्मक पक्ष के 6 बिंदु बताए हैं। और वो 6 बिंदु कौन कौन से हैं? तो पहला इन्होंने बताया है ज्ञान, यानी जानेगा। फिर अवबोध या समझ, यानी बालक फिर समझेगा। ज्ञानोपयोग या प्रयोग, फिर उस जानने के पश्चात बालक उस ज्ञान का क्या करेगा? उपयोग करेगा। फिर विश्लेषण, और फिर क्या करेगा साथियों? विश्लेषण करेगा। संश्लेषण, और फिर उस ज्ञान को क्या करेगा? संश्लेषण करेगा। विश्लेषण करेगा, संश्लेषण करेगा, उसके पश्चात मूल्यांकन होगा साथियों। तो ये 6 महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों संज्ञानात्मक पक्ष वाले उद्देश्यों के। तो साथियों ये आपको ध्यान में रख लेने हैं। यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा कि संज्ञानात्मक पक्ष के कितने बिंदु है, या संज्ञानात्मक पक्ष किन्होंने दिया? तो ये B.S. ब्लूम ने दिया। ये सन भी बहुत कम अवस्थाओं में पूछा जाएगा साथियों, जहां तक मेरा अंदाजा है ये मनोविज्ञान में ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके पश्चात बात करते हैं साथियों भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत भाव प्रधान ये पक्ष होता है साथियों। ये जो पक्ष दिया है साथियों ये ब्लूम ने दिया है और उनके सहयोगी थे क्रोथवोल्व और
अन्य और सहयोगी थे, उन्होंने 1964 में दिया था साथियों, भावात्मक पक्ष। और भावात्मक पक्ष यानी भावों को ग्रहण करना। वहां तो केवल ज्ञान कर रहे थे, जान रहे थे साथियों, यहाँ क्या है, भावात्मक पक्ष है, यानी भावात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से उसको ग्रहण करना। तो सबसे पहले यहाँ इसके अंतर्गत भी 6 बिंदु बताए हैं साथियों वहाँ उन्होंने, और 6 चरण कौन कौन से हैं इसके। तो ग्रहण करना यानी बालक सबसे पहले किसी न किसी विषय वस्तु को क्या करता है, ग्रहण करता है, उसके पश्चात क्या करेगा, वापस अनुक्रिया करेगा, वापस उसकी क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। उसके पश्चात अनुक्रिया करने के पश्चात मूल्य स्थापन कर लेता है या अनुमूल्यन कर लेता है। तो उसके पश्चात फिर क्या करेगा, अनुमूल्यन करने के पश्चात संगठन करेगा। जितनी भी चीजें सीखी है, सीखने के पश्चात उन्होंने अनुमूल्यन किया है, मूल्य स्थापित किया है, अथवा उसने अपने हिसाब से जो संरचना सेट की है उनका क्या करेगा, वो संगठन करेगा। फिर मूल्य विशिष्टीकरण करेगा, यानी उनका सारा का सार निचोड़ यानी मूल्य विशिष्टीकरण करेगा। और उसके पश्चात चारित्रीकरण यानी वो अपने चरित्र में उपयोग करेगा, यानी व्यवहार में प्रयुक्त करेगा। तो ये भावात्मक पक्ष ये है साथियों, 6 बिंदु है इसके। उसके पश्चात अगर हम बात करें साथियों, तो क्रियात्मक अथवा मनोपेशीय, क्रियात्मक पक्ष अथवा मनोपेशीय पक्ष, ये जो साथियों दिया है ब्लूम के ही सहयोगी सिम्पसन हैं, उन्होंने 1969 में दिया था। इसमें ब्लूम की भूमिका तो है ही है निस्संदेह, लेकिन उनके सहयोगी कौन थे साथियों, सिम्पसन थे। ये जैसा कि मैंने यहाँ लिखा ब्लूम द्वारा ही दिए गए हैं ये, लेकिन इनको जो यहाँ देने में जो सहयोगी थे वो थे सिम्पसन 1969 में। साथियों इसकी बात करते हैं तो यहाँ भी उन्होंने 6 बिंदु बताए हैं। और 6 बिंदु कौन कौन से बताए हैं, तो क्रियात्मक पक्ष यानी इस पक्ष में बालक क्या करता है कि किसी न किसी कार्यों को करता है, यानी अपने व्यवहार से, चरित्र से उसको करता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत प्रारंभिकीकरण यानी अथवा उद्दीपन, यानी कोई भी कार्य जब बालक करता है क्रियात्मक रूप से, तो उसके पीछे न कोई एक उद्दीपन होता है, यानी कोई न कोई एक कारण होता है, उस कारण से वो अपने कार्य को करता है। तो सबसे पहले उद्दीपन होगा या प्रारंभिकीकरण होगा, फिर कार्य करना, फिर उसके बाद वो कार्य करेगा, फिर अगर उसमें कुछ समस्याएं आती है तो उन समस्याओं पर नियंत्रण करेगा, और फिर समायोजन करेगा, एडजस्टमेंट करेगा, और एडजस्टमेंट करने के पश्चात वो अपने स्वभाव में उतारेगा, और स्वभाव में उतारने के पश्चात आदत का निर्माण हो जाता है साथियों, अर्थात वो अपनी आदत बना लेगा उस चीज को। ये है साथियों जिसको मैंने कहा था कि इसको हम लघु रूप में देखेंगे, क्योंकि ये उद्देश्य सामान्य रूप से सभी विषयों के लिए हैं। लेकिन अब यहाँ एक और बता देता हूँ कि सिम्पसन और किबलर ने इसे 5 भागों में अलग से और बांटा है साथियों। तो ये अलग से 5 भाग कौन से हैं साथियों, तो देखिए उन्होंने बांटा प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्था, निर्देशात्मक अनुक्रिया, कार्य प्रणाली और जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। तो ये है साथियों। तो यहाँ केवल आपको ध्यान में रखना है कि किबलर और सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा, तो 5 भागों में बांटा है साथियों। ये केवल इतना सा आपको ध्यान में रखना है। जहां तक मेरा अनुभव है इतना पढ़ाने का, तो मैं आपको साथियों बता देता हूं, यहाँ से अभी तक कोई सा भी प्रश्न नहीं आया है संस्कृत शिक्षण में। तो साथियों यहाँ केवल मैंने जो कि अपनी जो मान्य पुस्तकें हैं उनमें दे रखा हुआ है, इसलिए मैंने लघु रूप में इसको बताया है। प्रश्न जो बनते हैं साथियों वो अब यहाँ से बनते हैं। तो साथियों अब बात करते हैं कि उद्देश्यों का व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लेखन, यानी अब हम संस्कृत शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनमें बालकों में क्या व्यवहारगत परिवर्तन होता है। साथियों अब इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप सभी ने या तो BSTC की है अथवा B.Ed की है, तभी जाकर के आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अब आपने BSTC या B.Ed की है तो निश्चित रूप से आपने लेसन प्लान दिए ही होंगे। लेसन प्लान दिए होंगे तो सबसे पहले लेसन प्लान बनाते समय आपने क्या निर्धारित किए साथियों, उद्देश्य निर्धारित किए। क्या उद्देश्य निर्धारित किए। उद्देश्य निर्धारित करने के पश्चात आपने कहा है कि इस उद्देश्य से बालक में ये व्यवहारगत परिवर्तन होंगे या फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन,
जिससे अपेक्षा की जाती है कि बालकों में ये व्यवहार परिवर्तन होगा। तो साथियों यही है व्यवहारगत परिवर्तन के आधार पर उद्देश्य हैं साथियों। तो सामान्यतः जो उद्देश्य होते हैं वो है, अब बात कर लेते हैं कि शिक्षक क्या चेंज चाहता है बालकों में, क्या व्यवहार में परिवर्तन चाहता है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य होता है साथियों वो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब ज्ञानात्मक दो प्रकार का उद्देश्य है ज्ञानात्मक में भी। ज्ञानात्मक का मतलब होता है जानना। क्या होता है साथियों? जानना। और बालक दो प्रकार से जानता है, भाषा तत्वों का ज्ञान, भाषा तत्वों का ज्ञान करेगा अर्थात भाषा तत्वों को जानेगा, और विषय वस्तु का ज्ञान अर्थात वो और किसको जानेगा? विषय वस्तु को जानेगा। भाषा तत्वों का ज्ञान करेगा वो, और विषय वस्तु का ज्ञान करेगा। भाषा तत्वों में किस किस का ज्ञान करेगा, विषय वस्तु में किस किस का ज्ञान करेगा, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत दो प्रकार के ज्ञान करता है वो। पहला भाषा तत्वों का ज्ञान करेगा। भाषा तत्वों में किन का ज्ञान करेगा साथियों? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार, स्थान, प्रयत्न के अनुसार स्पष्ट उच्चारण करना, ये इसका वो ज्ञान करेगा। वर्तनी के शुद्ध लेखन का ज्ञान बालक करेगा, और कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति से परिचित होगा। ये उसके अनुसार ये भाषा तत्वों का ज्ञान बालक करेगा साथियों आपको लगता है कि अगर ये वीडियो थोड़ा फास्ट चल रहा तो आप पुश करके भी आप अपने नोट्स उतार सकते हैं साथियों। तो सबसे पहला काम हो गया भाषा तत्वों का ज्ञान। उसके बाद होगा साथियों विषय वस्तु के ज्ञान में वो क्या करेगा? तो विषय वस्तु के ज्ञान के अंतर्गत विषय वस्तु का ज्ञान का में सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों का ज्ञान करेगा, और जो पाठ में आए हुए तथ्य और घटनाओं द्वारा और पौराणिक गाथाओं द्वारा विभिन्न उदाहरणों के द्वारा वो विषय वस्तु का ज्ञान करेगा। तो साथियों पहला जो उद्देश्य हमने निर्धारित किया है वो ज्ञानात्मक, यानी ज्ञानात्मक भी कह सकते हैं, शुद्ध उच्चारण बोले तो ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य है साथियों। ज्ञानात्मक उद्देश्य कितना प्रकार का? दो प्रकार से ज्ञान करता है। एक तो भाषा तत्वों का ज्ञान करेगा वो, और एक विषय वस्तु का ज्ञान करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला आपको ध्यान में आ गया। उसके बाद है अवबोधात्मक उद्देश्य, अर्थात अर्थ ग्रहणात्मक भी कह सकते हैं, अवबोधात्मक भी कह सकते हैं। अवबोध का मतलब होता है समझ विकसित करना, यानी जब किसी बालक में ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाता है तो उसके बाद वो बालक उसको समझता है। तो देखो अर्थ ग्रहणात्मक या अवबोधात्मक उद्देश्य, ये भी समझ भी बालक दो प्रकार से समझ सकता है साथियों। पहले प्रकार से वो सुनकर समझता है, और एक वो पढ़कर समझता है। यानी जब अर्थ ग्रहणात्मक या अवबोधात्मक उद्देश्य निर्धारित करेंगे तो बालक सुन कर करके क्या सीखेगा और पढ़ करके के क्या व्यवहार में उसमें परिवर्तन होगा, इन दो चीजों को देखा जाता है साथियों। तो यहां भी हम बात कर लेते हैं साथियों। सुनकर अर्थ ग्रहण करना, यानी पहला इसमें क्या है? सुनकर। अब क्या क्या चीजें वो सुनेगा? तो शिक्षक द्वारा किया गया आदर्श वाचन या सहस्वर वाचन, वार्तालाप, वाद विवाद, भाषण, आदेश और निर्देश द्वारा वो सुन करके उन चीजों का अर्थ ग्रहण करेगा। और ध्वनि अभिलेख यंत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन और संस्कृत कार्यक्रमों को सुनकर वो उस चीज को ग्रहण करेगा, और फिर उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। ये तो हो गया सुन करके अर्थ ग्रहण करेगा। और आगे है पढ़कर अर्थ ग्रहण करेगा। अब पढ़कर अर्थ कैसे ग्रहण करेगा साथियों? तो अनुकरण वाचन करेगा, वो खुद करेगा। सबसे पहले बताइए अनुकरण वाचन कौन करता है? तो अनुकरण वाचन बालक करता है। सहस्वर वाचन कौन करता है? तो सहस्वर वाचन शिक्षक करता है। ये प्रश्न आए हुए हैं, यहीं से आए हुए हैं साथियों, तो आप इसको ध्यान से देखें। तो अनुकरण वाचन कौन करता है? बालक करता है, छात्र करता है। और सहस्वर वाचन कौन करता है? तो शिक्षक करता है। आदर्श वाचन कौन करता है? तो शिक्षक करता है। आदर्श पठन कौन करता है? तो शिक्षक करता है। जबकि मौन वाचन कौन करता है? तो मौन वाचन शिक्षक नहीं करता है, मौन वाचन भी छात्र करता है। तो वो मौन वाचन द्वारा पढ़ करके और अनुकरण वाचन द्वारा पढ़ करके उन चीजों का अर्थ ग्रहण करेगा। अभी तक हमने साथियों दो उद्देश्य देखे हैं। पहला उद्देश्य देखा है ज्ञानात्मक उद्देश्य,
ज्ञानात्मक भी दो प्रकार के देखे हैं। कौन कौन से देखे हैं? ये तो दूसरा तो है विषय वस्तु का ज्ञान और भाषा तत्वों का ज्ञान, ये दो देखे हैं। और फिर हमने देखा है साथियों अर्थ ग्रहणात्मक उद्देश्य। अर्थ ग्रहणात्मक उद्देश्य में भी दो देखे हैं। कितने प्रकार से अर्थ ग्रहण करेगा? वो दो प्रकार से अर्थ ग्रहण करेगा। एक तो श्रुत्वा यानी सुन करके अर्थ ग्रहण करेगा, एक पठित्वा यानी पढ़ करके अर्थ ग्रहण करेगा। तो दो प्रकार से वो अर्थ ग्रहण करेगा या अवबोध करेगा। तो ये दो प्रकार से मैंने आपको बता दिया। भाषा तत्वों के ज्ञान में वो संधियों, समास आदि से संबंधित, विषय वस्तु में विभिन्न कथाओं, नैतिक मूल्यों से संबंधित ज्ञान करेगा। श्रुत्वा में वो सुन करके यानी सहस्वर पठन, सहस्वर वाचन आदि के माध्यम से सुन करके। पठित्वा में वो मौन वाचन, मौन पठन और अनुकरण वाचन इनके माध्यम से अर्थ ग्रहण करेगा। अब बात करते हैं साथियों अभिव्यक्तात्मक कौशल। देखो जो तीसरा जो कौशल, यहाँ गलत शब्द बोल गया मैं, अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य। तो अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले यानी बालक कुछ किसी चीज को जानता है, जानने के पश्चात वो उसको समझता है। ठीक, तो ये तो हो गया ज्ञानात्मक उद्देश्य, ये हो गया अवबोधात्मक या अर्थ ग्रहणात्मक उद्देश्य। उसके पश्चात है अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य, यानी वो समझ करके फिर वापस अभिव्यक्त क्या करेगा। तो अभिव्यक्त यानी अंदर अपने जितने भी भाव है उन भावों को बाहर शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से अभिव्यक्त करना या प्रदर्शन करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। और अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है? तो अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य के अंतर्गत दो तरह की अभिव्यक्ति होती है साथियों बालकों की। एक तो मौखिका अभिव्यक्ति, एक लिखिता अभिव्यक्ति। यानी मौखिका अभिव्यक्ति नहीं वो मौखिक रूप से अभिव्यक्त करेगा, लिखिता अभिव्यक्ति यानी वो लिख करके अभिव्यक्त करेगा। मौखिका अभिव्यक्ति में वो वार्तालाप के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति करेगा, भाषण के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति करेगा, प्रश्नोत्तर के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति, चर्चा और वाद विवाद के माध्यम से वो अब मौखिक अभिव्यक्ति करेगा। जबकि और वो लिखिता अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करेगा? तो लिखिता अभिव्यक्ति एक तो सार लेखन करेगा, तो लिख करके अभिव्यक्त करेगा, निबंध लेखन के द्वारा, पत्र लेखन के द्वारा, कथा लेखन के द्वारा एवं गृह कार्य में लेखन के द्वारा वो लिखिता अभिव्यक्ति करेगा, यानी लिख करके अभिव्यक्त करेगा। तो ये दो प्रकार के उद्देश्य हो जाते हैं साथियों। अभिव्यक्तात्मक भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक मौखिका अभिव्यक्ति और लिखिता भी, बोल करके और लिख करके, सीधा ये ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं साथियों अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। क्या है साथियों? अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। अब अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य को देखें। अभिवृत्त्यात्मक, सबसे पहले आपको समझना है कि अभिवृत्ति क्या है। क्या है साथियों? अभिवृत्ति क्या है ये समझना है आपको। अब अभिवृत्ति की बात करें साथियों तो अभिवृत्ति का मतलब होता है किसी भी चीज का हमारे मस्तिष्क पे चित्र अंकित हो जाना, उसे कहते हैं अभिवृत्ति। अचानक जैसे हमारे सामने ये सांप आ गया, सांप आते ही हम एक तरह से डर जाते हैं, यानी सांप के प्रति हमारी जो अभिवृत्ति बनी हुई है वो डर की बनी हुई है साथियों। तो साथियों इसी कारण हमारी अभिवृत्ति सांप के प्रति अलग बनी हुई है, जबकि हमारी अभिवृत्ति अपने माता पिता के प्रति अलग बनी हुई है, भाई के प्रति अलग अभिवृत्ति बनी हुई है, बहन के प्रति अलग अभिवृत्ति बनी हुई है। यानी हमारे दिमाग में किसी न किसी विषय के लिए चित्र का निर्माण हो जाना अभिवृत्ति है। तो साथियों जिसको हम धारणा भी कह सकते हैं कि उसके बारे में हमारी क्या धारणा है। तो अब अभिवृत्त्यात्मक जो दो होती है वो दो प्रकार की होती है अभिवृत्ति। एक सकारात्मक अभिवृत्ति होती है, एक नकारात्मक अभिवृत्ति होती है। तो अभिवृत्ति क्या होती है ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब बालक में सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्ति क्या काम आएगी? तो सकारात्मक अभिवृत्ति तो आदर्शों एवं सद्प्रवृत्तियों के प्रति होगी, यानी अच्छे साहित्य के प्रति तो उनकी सकारात्मक अभिवृत्ति होगी, और समाज विरोधी और नकारात्मक विचारों के प्रति वो नकारात्मक अभिवृत्ति धारण करेगा ताकि उन बुरी चीजों को वो छोड़ सके। अब बात करते हैं साथियों हम पांचवें बिंदु की, यानी पांचवा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। क्या है साथियों? अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। अभिरुच्यात्मक का मतलब क्या है? यानी रुचि, यानी बालक की उस विषय वस्तु में रुचि भी होनी चाहिए। उसके लिए भी हमें उद्देश्य निर्धारित करने हैं कि बालक में रुचि कैसे विकसित करेंगे। तो देखो संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना,
विभिन्न साहित्यिक गतिविधियों के आयोजन द्वारा, यानी कौन कौन से आयोजन के द्वारा, जैसे श्लोक वाचन, सूक्ति वाचन, अन्य संस्कृत की प्रतियोगिताओं द्वारा बालकों में हम क्या करेंगे, रुचि का उत्पादन करेंगे, तो बालक अपने संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि लेंगे। उसके बाद जो हमारा छठा उद्देश्य है साथियों, वो है मनोविनोदात्मक उद्देश्य। क्या है साथियों? मनोविनोदात्मक। मनोविनोदात्मक यानी मनोविनोद करना, मनोरंजन करना। तो मनोरंजन किन के माध्यम से करेगा हमारे संस्कृत साहित्य में? तो हितोपदेश और पंचतंत्र की कथाओं के द्वारा छात्रा का मनोरंजन करना, अंत्याक्षरी, शब्द खेलों एवं द्वारा और संस्कृत के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। किन किन के द्वारा? शब्द खेलों के द्वारा और अंत्याक्षरी के द्वारा, ये उनका मनोरंजन करना। तो हमने 6 उद्देश्य देख लिए हैं साथियों। 6 उद्देश्यों को एक बार वापस देख लीजिए। तो मैं आपको फास्ट बता देता हूँ। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, भाषा तत्वों का ज्ञान और विषय वस्तु का ज्ञान। फिर आगे देखिए अर्थ ग्रहणात्मक, के बाद ज्ञान के बाद समझ करेगा, वो अर्थ ग्रहण करेगा। तो सुन करके अर्थ ग्रहण करेगा और पढ़ करके अर्थ ग्रहण करेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अभिव्यक्तात्मक, यानी अभिव्यक्ति करना। तो मौखिक अभिव्यक्ति करेगा, वो लिखित अभिव्यक्ति किन किन के माध्यम से करेगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, तो अभिवृत्त्यात्मक यानी अभिवृत्ति यानी किसी न किसी के प्रति ऐसी धारणा बना लेना। सकारात्मक अभिवृत्ति होती है, नकारात्मक अभिवृत्ति होती है। जो नकारात्मक अभिवृत्ति यानी जो समाज विरोधी चीजें हैं उसके प्रति तो नकारात्मक विचार होंगे उसके, और बाकी के प्रति सकारात्मक विचार होंगे। अभिरुच्यात्मक यानी बालकों में रुचि कैसे उत्पन्न की जाए, तो विभिन्न इन गतिविधियों के द्वारा अभिरुच्यात्मक उद्देश्य हो गया। अब बात करते हैं मनोविनोदात्मक यानी मनोरंजन के उद्देश्य। तो हितोपदेश पंचतंत्र के द्वारा बालक मनोरंजन करेगा, अंत्याक्षरी शब्द खेलों के द्वारा मनोरंजन करेगा। अब बात करते हैं साथियों विभिन्न स्तरों के आधार पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। विभिन्न स्तरों के आधार पर यानी जैसे साथियों हमारे जो पद्धति है शिक्षण की उसके अंतर्गत 3 स्तर है मुख्यतः। पहला स्तर है प्रारंभिक स्तर, दूसरा है माध्यमिक स्तर और तीसरा है उच्च स्तर। तो साथियों प्रारंभिक स्तर है पहला, दूसरा माध्यमिक स्तर और तीसरा है उच्च स्तर। यानी प्रारंभिक स्तर पर अगर संस्कृत पढ़ाने तो उसके उद्देश्य क्या होना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए और उच्च स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए। अब प्रारंभिक की बात करूं तो ये आती है साथियों कक्षा 1 से 8, लेकिन अगर हमारे विद्यालयों की बात करें तो वो कक्षा 6 से 8वीं तक की आती है प्रारंभिक के अंतर्गत, क्योंकि 6 से संस्कृत की शुरुआत होती है। माध्यमिक शिक्षा 2 प्रकार की होती है साथियों, पहली 9 और 10 होती है और दूसरी 11 एवं 12 होती है। 9 और 10 में तो अनिवार्य संस्कृत होती है और 11 और 12 में वैकल्पिक संस्कृत होती है। और उच्च स्तर पर जो संस्कृत होती है वो उसका लेवल उच्च स्तर का ही होता है साथियों। ये कॉलेज महाविद्यालयों में स्नातक और अधिस्नातक के रूप में होती है। अब बात कर लेते हैं इनके उद्देश्यों की। तो सबसे पहले अगर प्रारंभिक स्तर की बात करें साथियों तो ये लो प्रारंभिक स्तर की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक स्तर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब संस्कृत माध्यम के जो स्कूल है उन स्कूलों में तो प्रथमा से ही शुरू होते हैं अथवा तृतीया से भी शुरू होते हैं ये संस्कृत, जबकि जो आधुनिक पद्धति वाले विद्यालय हैं उन आधुनिक पद्धति वाले विद्यालयों में कक्षा 6, 7 और 8 ये प्रारंभिक स्तर पर इन 3 कक्षाओं में संस्कृत होती है साथियों। प्रारंभिक स्तर कहाँ तक होता है तो 1ली से 8वीं तक होता है, और हमारे जो आधुनिक पद्धति वाले विद्यालय वहाँ 6ठी, 7वीं और 8वीं में क्या होती है संस्कृत होती है। उसके पश्चात बात कर लेते हैं साथियों आगे कि अब इनके उद्देश्य क्या होने चाहिए प्रारंभिक स्तर पर। तो प्रारंभिक स्तर पर मैं यहाँ उद्देश्य आपको बता रहा हूँ, क्रम से आप ध्यानपूर्वक देखें साथियों। एक तो पहला उद्देश्य है सरल गद्यांशों और पद्यांशों को शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से पढ़ने की क्षमता विकसित करना। यानी सरल जो गद्यांश है, कठिन गद्यांश नहीं, सरल गद्यांश और पद्यांश है उनको शुद्ध और स्पष्ट रूप से पढ़ने की क्षमता विकसित करना, केवल पढ़ने की क्षमता। उसके बाद है भावानुसार शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाना, यानी भावों के अनुसार बालकों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जाना चाहिए, ये उद्देश्य है साथियों दूसरा। तीसरा उद्देश्य है साथियों श्लोकों का लय पूर्वक अभ्यास करवाना। लय पूर्वक यानी ये साम्न विद्या अथवा कोई अन्य भी श्लोक हो सकता है जिसको हम लय पूर्वक पढ़ सकते हैं,
तथा कंठस्थ करवाना। उन्हीं श्लोकों को क्या करवाना साथियों? कंठस्थ करवाना। कंठस्थ का मतलब रटवा देना। चौथे उद्देश्य की बात करते हैं, सरल संस्कृत वाक्यों का बोध विकसित करना। जो सरल सरल छोटे छोटे संस्कृत के वाक्य हैं उनके बारे में बालकों को समझ विकसित करना साथियों। बात करते हैं पांचवें उद्देश्य की, मातृभाषा से संस्कृत भाषा में और संस्कृत भाषा से मातृभाषा में अनुवाद करने की क्षमता का विकसित करना। अब ये अनुवाद होता है ना साथियों सरल वाक्यों में, है ना, यहाँ है ये अनुवाद की क्षमता है ना, सरल वाक्यों का मातृभाषा से संस्कृत भाषा में और संस्कृत भाषा से मातृभाषा में अनुवाद करने की क्षमता विकसित करना। व्याकरण की बात करें तो छठा उद्देश्य है साथियों, संधि, कारक, शब्द रूप, धातु रूप का ज्ञान प्रदान करना। केवल ज्ञान प्रदान करना, यानी उनको ज्यादा सामान्य रूप से परिचित कराना। सातवां जो उद्देश्य है साथियों, अनुलेख। अनुलेख क्या होता है साथियों? और एक श्रुत लेख। अनुलेख का मतलब होता है किसी भी शब्द को लिखने के पश्चात उसके नीचे जो शब्द लिखा जाता है उसे कहते हैं अनुलेख। छोटी कक्षाओं में होता श्रुत लेख, यानी सुन करके लिखना वाला जो लेख होता है वो श्रुत लेख। अनुलेख और श्रुत लेख लिखने का अभ्यास विकसित करना बालकों में, ये है सातवां उद्देश्य। आठवां उद्देश्य है साथियों, गद्यांश अथवा पद्यांश को समझने की विकसित करना, यानी समझ विकसित करना। उसके पश्चात साथियों नवे उद्देश्य की बात करता हूं मैं, तो नवा उद्देश्य है नवीन शब्द भंडार का संचय करना, यानी बालकों में नए नए शब्दों का भंडार बढ़ाना। 10वां जो उद्देश्य है साथियों, संग्रंथन उपागम। अब ये मैं बता देता हूं संग्रंथन उपागम क्या है। संग्रंथन उपागम का मतलब होता है कि एक जैसे वाक्यों का निर्माण, जैसे अहम किम करोमि अहम पठामि, अहम किम करोमि अहम हजामि, अहम किम करोमि अहम लिखामि, अहम किम करोमि अहम खादामि। तो इस प्रकार के जो एक जैसे वाक्य हैं वो बालकों में रटा देना, या एक क्रम से जो वाक्य का निर्धारण होता है उसे कहते हैं संग्रंथन उपागम। द्वारा एक से अधिक वाक्यों का अभ्यास कराना, इन एक से अधिक नहीं, एक जैसे वाक्यों का अभ्यास करवाना। 11वां जो उद्देश्य है संस्कृत के प्रति छात्रों की रुचि उत्पन्न करना। और 12वां उद्देश्य है कि अति लघु वाक्य, जो छोटे छोटे वाक्य हैं उन वाक्यों में वार्तालाप की क्षमता को विकसित करना। ये साथियों इसके उद्देश्य हैं प्रारंभिक स्तर पर। अब बात करते हैं माध्यमिक स्तर की। तो साथियों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि माध्यमिक स्तर को कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। पहला माध्यमिक स्तर, दूसरा उच्च माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर पर जो संस्कृत विषय होता है वो अनिवार्य विषय होता है, जबकि उच्च माध्यमिक स्तर पर होता है वो संस्कृत विषय वैकल्पिक रूप से होता है। अब संस्कृत पाठशालाओं में जो ये कक्षाएं चलती है वो विशारद के रूप में चलती है, नहीं विशारद कहते हैं उनको, मध्यमा भी कहते हैं, उत्तर मध्यमा कहते हैं, अथवा वरिष्ठ उपाध्याय भी इसको कहा जाता है। ये कक्षाएं शामिल है साथियों। तो अब इनके उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी संस्कृत शिक्षण में इस स्तर पर क्या उद्देश्य होना चाहिए, बात करते हैं। पहला उद्देश्य, अब मैं पहले उद्देश्य की बात करता हूं। अनुच्छेदों को, यानी जो संस्कृत के अनुच्छेद है उनको पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की समझ विकसित करना। यानी जो अब मैं माध्यमिक स्तर की बात कर रहा हूं साथियों, तो देखो जो संस्कृत के अनुच्छेद है उनको पढ़ करके उसके अर्थ की समझ विकसित करना। दूसरा है साथियों श्लोकों को लय, मात्रा, यति, गति, आरोह अवरोह से पढ़ने की योग्यता विकसित करना। यह है साथियों दूसरे नंबर का उद्देश्य है माध्यमिक स्तर पर। तीसरे नंबर का उद्देश्य है साथियों संस्कृत में लघु लेख, जो छोटे छोटे लेख है, लघु निबंध, छोटा निबंध, पत्र आदि लिखने की क्षमता का विकास करना। साथियों ये उद्देश्य कहाँ के हैं आप खुद कल्पना कीजिए, 9वीं से लेकर के 12वीं तक। उसके बाद क्या है साथियों चौथा उद्देश्य, संस्कृत से मातृभाषा में और मातृभाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद करने की क्षमता का विकास करना। उसके बाद देखो साथियों तो 5वें नंबर का है संस्कृत में अपने विचार अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, यानी संस्कृत भाषा में अपने विचार अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। छठा है अब यहाँ वैकल्पिक विषय आ गए, यानी 11वीं और 12वीं की बात हो रही है,
वैकल्पिक विषय वालों को सौंदर्य अनुभूति करवाना, यानी जो साहित्य जब पढ़ेगा बालक तो उसके प्रति क्या करवाना, सौंदर्य अनुभूति करवाना। और जो 7वें नंबर का उद्देश्य है वो है छात्र श्लोकों की ससंदर्भ व्याख्या करते समय जब श्लोकों में निहित रस, अलंकार, थोड़ा इसको आगे और बढ़ा लेते हैं, ये वापस मैं बोल देता हूं इसको कि छात्र श्लोकों की ससंदर्भ व्याख्या करते समय श्लोकों में जो निहित रस है, यानी कौन सा रस है 9 रसों में से, अलंकार कौन सा अलंकार है, छंद कौन सा छंद है, अंतःकथा इसमें कौन सी अंतःकथा सम्मिलित है, सुक्तियां आदि का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना, यानी आदि चीजों का जो वो विश्लेषण करने की क्षमता विकसित हो, ऐसा हमें उद्देश्य निर्धारित करना है। ये हो गया साथियों माध्यमिक स्तर। अब हम उच्च स्तर की बात करते हैं। उच्च स्तर पर क्या संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य होना चाहिए? तो उच्च स्तर की अगर मैं बात करूं तो ये बीए और एमए की जो कक्षाएं होती है, बीएससी एमकॉम यानी स्नातक और अधिस्नातक या स्नातकोत्तर कह सकते हैं, उनकी कक्षाएं इसमें शामिल होती है। अब संस्कृत महाविद्यालयों की बात करें तो संस्कृत महाविद्यालयों में शास्त्री की कक्षाएं और जो आचार्य की कक्षाएं होती है वो इसमें शामिल होती है साथियों। अब उच्च स्तर पर संस्कृत शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो वो उद्देश्यों की मैं बात कर रहा हूं साथियों, और वो है उद्देश्य पहला, संस्कृत के विशाल साहित्य को अधिकाधिक पढ़ने की क्षमता प्रदान करना, यानी संस्कृत का जो विशाल साहित्य है वो बालक उसको अधिक से अधिक पढ़े, ऐसी क्षमता उत्पन्न करना। दूसरा है संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रति अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, यानी छात्र उसमें नियमित नए अनुसंधान करे, ऐसा उसमें बालकों में दृष्टिकोण उत्पन्न करना। फिर तीसरा उद्देश्य है बालक मौलिक रचना करे, यानी बालक अपने स्वयं की मौलिक रचना रचे, ऐसी क्षमता उनमें विकसित करना। चौथा है समस्या पूर्ति, यानी बालक को किसी की आवश्यकता महसूस नहीं हो, खुद अपनी समस्या का समाधान विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से करें, उसकी योग्यता बालक में विकसित करना। फिर पांचवा है साथियों वो है संस्कृत रचनाओं का समालोचनात्मक विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना, यानी संस्कृत में जो रचनाएं हैं उनको आलोचनात्मक तरीके से उसका विवेचन करे बालक, इसकी क्षमता विकसित करना, ये उद्देश्य है, पांचवा उद्देश्य। अब छठे उद्देश्य की बात करूं तो छठा उद्देश्य है ध्वनि विज्ञान की जानकारी देना, यानी बालकों में अब इस स्तर पर ध्वनि विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, तो ये भी एक उद्देश्य है। सातवां उद्देश्य है संस्कृत व्याकरण से संबंधित ज्ञान को परिपुष्ट करना, यानी संस्कृत व्याकरण से संबंधित जो ज्ञान है अब वो परिपुष्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद है आठवां है संस्कृत की जो दुर्लभ पांडुलिपियां हैं उनका अध्ययन कर उनका संपादन करने की योग्यता का विकास करना, ताकि वो नए नए संशोधन दुनिया को देश के नए नए जो अनुसंधान करके दुनिया को नई चीजें उपलब्ध करवा सके। नवा उद्देश्य है साथियों शास्त्रार्थ की योग्यता विकसित करना। शास्त्रार्थ का मतलब होता है साथियों वाद विवाद यानी वाद विवाद की योग्यता विकसित करना। बहुत पुरानी पद्धति है हमारी, जैसा कि आपको ध्यान में है। और जो 10वां उद्देश्य है साथियों धारा प्रवाह विचार अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना, यानी इस स्तर तक आते हुए बालक संस्कृत धारा प्रवाह बोलना चाहिए, और ये जो है संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य हैं साथियों। तो मैंने सभी प्रकार से संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य आपके बताए हैं साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए जो आपके इस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं साथियों। अधिक से नहीं, आप अपने सभी मित्रों को शेयर करिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं साथियों, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और हमारा उद्देश्य भी पूर्ण हो सके साथियों। और आप सभी के सहयोग से हमारा चैनल बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है साथियों, और बहुत अच्छा प्रदर्शन मिल रहा है। तो आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।